सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो मैं समुद्रगुप्त का करवा देता हूँ आप लोग को, फिर आगे चल करके उसका जो क्वेश्चंस किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है बीपीएससी में वो बता देंगे, ठीक है। अगर किन्हीं को आवाज में प्रॉब्लम या कुछ भी होगा तो अपना म्यूट अनम्यूट करके बता देंगे। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग दो तीन चीज तो हर हमेशा जानते ही होंगे कि भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है और यह गुप्त वंश का था, जो है इसको जो है बिना बजाते हुए सिक्के पे दर्शाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही प्री के लिए कई बार क्वेश्चन ये पूछे गए, तो सभी लोग को लगभग पता ही रहता है कि समुद्रगुप्त के बारे में इतना तो जानकारी मुझे उम्मीद है सबको ही हो। यही सब क्वेश्चंस बार बार प्री या पीटी के एग्जाम में या जो भी जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है ये बहुत कम लोग जानते हैं, और नेपोलियन कौन था तो वो भी नहीं जानते हैं। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। नेपोलियन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नेपोलियन का चर्चा एक बार मैंने एक पूरा क्लास ही नेपोलियन बोनापार्ट का लिया हुआ है, आप तो पीछे यूट्यूब वगैरह पे भी मेरा देख सकते हैं। आज जो है हम समुद्रगुप्त की चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का जो है एक महान शासक में से एक है, और यह जो है साम्राज्यवादी शासक है, और इसने अपने समय में जो साम्राज्य का विस्तार किया है वो बहुत बड़े लेवल पे किया है। एक सेकेंड। आप देखेंगे कि जो आपका उत्तर भारत है, ठीक है, आर्यावर्त, उसके 12 राज्यों को जीतता है, और फिर दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को जीतता है। फिर आसपास जो जंगली क्षेत्र रहता है, आठवीं क्षेत्र बोलते हैं, उसको भी जीतता है। और फिर बाद में जाकर के विंसेंट स्मिथ जो है वो इसको नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने भी फ्रांस का जो है एकीकरण किया था, तो उसने भी बहुत सारे द्वीपों को जीत करके जो है फ्रांस का एकीकरण किया था, इसीलिए इसको जो भारत का नेपोलियन कहा गया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट, फिर कैसे आंसर राइटिंग करेंगे बीपीएससी में वो भी हम आपको बताएंगे। पहले जानकारी इसके बारे में जानकारी रखिए कि क्या क्या यहाँ से मतलब इसके बारे में रिलेटेड हम जानकारी रख सकते हैं अपने पास में। सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत जो चंद्रगुप्त प्रथम था, अगर कहिएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, गुप्त वंश का पूरा थ्योरी बताया था, फिर हमने गुप्त वंश क्यों स्वर्णिम युग है ये भी बताया था। आज जो मैं बता रहा हूँ, तो श्रीगुप्त के बाद आता है कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम। तो श्रीगुप्त संस्थापक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, क्योंकि इसने वास्तविक रूप से जो है गुप्त वंश की स्थापना किया है। तो प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, और उसका पुत्र था समुद्रगुप्त। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत समुद्रगुप्त शासक बना। मगध का शासक कौन बनता है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर कांच नाम उत्कीर्ण है, तो इस पर इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कई इतिहासकार बोलते हैं कि यह कांच जो है वो समुद्रगुप्त का भाई था, लेकिन मैक्सिमम इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को ही कांच बताया है, जो इसके सिक्के पे कांच नाम से उत्कीर्ण था, ठीक है। जो भी हो उतना हमको डीपली नहीं जानना है। अब मेन रूप से इसकी विजय के बारे में हम जानते हैं, और विजय के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसने किस किस क्षेत्र को जीता और किस प्रकार से भारत का नेपोलियन जो है इसको इतिहासकार कहते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या है विजय, राज पर अपना निर्विवाद अधिकार स्थापित करने के बाद समुद्रगुप्त ने विजय अभियान प्रारंभ किया। क्या स्टार्ट किया, विजय अभियान, यानी आसपास में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। उसके विजयों के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ लेख, बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से पीढ़ी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिसेन, याद रखना है आपको, हरिसेन के द्वारा जो रचित प्रयाग स्तंभ लेख है वहां से इसके बारे में पता चलता है, जो कि चंपू शैली में लिखा गया है। तो ये बीपीएससी प्री के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि जो प्रयाग स्तंभ है या प्रयाग प्रशस्ति है वो किस
शैली में लिखा गया है, तो चंपू शैली में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कभी ना कभी, ठीक है। तो हरिसेन लिखा था, किसने लिखा था? हरिसेन। हरिसेन का नाम एकदम नहीं बोलना है आपको। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन, और लेख है वो, ठीक है। तो जो चंपू शैली में लिखा गया है, इससे निम्नलिखित राज्यों के विजय का पता चलता है। तो उसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं जो अभिलेख है। तो अभिलेख आपको मैंने बताया था कि क्या होता है कि पत्थरों पे या ताम्र पत्रों पे खुदाई करके उसमें जो है लिखा जाता था, उसी को अभिलेख कहते हैं। तो ये प्रयाग प्रशस्त अभिलेख जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें जो है इन सब बातों के, इनके विजय की कहानियों के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब सबसे पहले उनका कौन कौन सा क्षेत्र विजय होता है वो देखिए। सबसे पहला क्षेत्र है आपका आर्यावर्त। आर्यावर्त जो है उत्तर भारत को कहा जाता है। अभी भी आप देखते होंगे कि जब पंडित जी आते हैं पूजा कराने के लिए, पंडित जी, तो वो आर्यावर्त भारत खंडे जम्बू द्वीपे का जरूर उच्चारण करते हैं, स्टार्ट इसलिए करते हैं जो आपका जो ये आर्यावर्त है, और जब आर्य आए तो उत्तर भारत में ही आकर के बसे, उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है। तो जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिम उत्तर से लेकर के बिहार यूपी तक, बंगाल तक चला गया है, तो ये आर्यावर्त का क्षेत्र है, ठीक है। तो आर्यावर्त के कुल इसने 12 राज्यों को जीता है। तो एक बार में इन्होंने नहीं जीता, समुद्रगुप्त ने एक बार में 12 राज्यों को नहीं जीता है, बल्कि अलग अलग करके जीता है। सबसे पहला जब ये करता है तो 3 राज्यों को जीतता है। यहाँ पे लिखा हुआ है यह विजय 2 बार पूर्ण हुई, पहले बार में 3 राज्यों को, फिर दूसरे बार में 9 राज्यों को, यानी आपका आर्यावर्त के 12 राज्यों को इसने जीत लिया था, लगभग जीत ही लिया था। प्रयाग प्रशस्ति में इस विजय को आर्यावर्त राज प्रशोभोद्धरण कहा गया, ठीक है। जहाँ पे वहां पे लिखा हुआ है जो पंक्ति में, तो वहां पे ये शब्द का संस्कृत में लिखा हुआ है प्रशोभोद्धरण, ठीक है। आर्यावर्त राज प्रशोभोद्धरण कहा गया है, अर्थात इन राज्यों का जो बलात् उन्मूलन कर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। जो भी वहां पे शोषक वर्ग होंगे, सामंती होंगे, उसको हटा करके ये क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया। आर्यावर्त की प्रथम युद्ध का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्ति में, जो 3 राज्यों को जीता उसके बारे में 13वीं और 14वीं जो पंक्ति है वो है। जबकि आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध जो हुए हैं, जिसमें अन्य 9 राज्यों को जीतता है, उसका उल्लेख जो है 21वीं पंक्ति में किया गया। तो ये आपका डीपली चर्चा हो गया कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में केमे पंक्ति में जो है प्रथम बार जो जीता है, और केमे पंक्ति में दूसरे बार जीता, उसका चर्चा है। तो 13वीं 14वीं में जो चर्चा है, प्रथम बार जो युद्ध करता है, ठीक है, उसका है। और जो है आपका दूसरी बार जो है 21वीं पंक्ति में जो है दूसरी बार जो जीतता है 9 राज्यों को, उसकी चर्चा है। यानी आर्यावर्त के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त प्रथम बार में जीतता है, मतलब जब शुरुआत करता है आर्यावर्त को जीतना, तब जब आर्यावर्त वो जीत लेता है तो उसकी नजर दक्षिणापथ पे जाती है। दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत। देखिए यहाँ पर क्या है, दक्षिणापथ विजय। दक्षिणापथ का युद्ध प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं 20वीं पंक्ति में मिलता है, यानी 19वीं 20वीं जो पंक्ति है उसमें प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में लिखा हुआ है। इस युद्ध में उसने 12 राज्यों को, यानी दक्षिणावर्त के भी 12 राज्यों को पराजित किया। किसने? तो समुद्रगुप्त ने। और इन राज्यों के प्रति जो है गरहन मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, ठीक है। अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद ही उस राज्य उसको वापस कर दिए, बस उसको क्या करना है कि अब राजा को भेंट चढ़ाते रहना है और राजा के बात को मानना है। वो उस पर खुद शासन नहीं किया, उसको मुक्त कर दिया। यानी यहाँ पर ये शब्द जो है प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है, गरहन मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई, अर्थात विजय के बाद उनके राज वापस कर दिए गए। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को इतिहासकार रायचौधरी जो है, हेमचंद रायचौधरी, वो कहते हैं यह धर्म विजय है, यानी धर्म विजय की संज्ञा इन्होंने दिया है। तो याद रखना है, रायचौधरी ने जो है दक्षिणापथ के विजय को क्या कहा है? धर्म विजय। तो ये सब भी कुछ अगर आप इतिहासकार का नाम लिखते हैं तो इस पंक्ति का आपका पुष्टि होता है। बीपीएससी मेंस में क्या होगा कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप 2-4 इतिहासकार का बीच बीच में नाम लिखते रहेंगे तो इतिहासकार का नाम जरूर लिखिए। इससे जो है कॉपी चेकर को प्रभावित करता है और उसको लगता है कि इस स्टूडेंट को पूरा जानकारी इसके बारे में, ठीक है। तो इतिहासकार जरूर लिखा कीजिए। अब है आठविक राज्यों की विजय, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों का उल्लेख है।
ये आठविक राज, आठविक मतलब होता है जनजातीय क्षेत्र का होना। आठविक राज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले तक ये वन प्रदेश में फैले हुए थे। देखिए लिखा हुआ ये वन प्रदेश। आठविक मतलब ही होता है जंगल, ठीक है। तो जंगल वाले राज्य को जो है इसने जो है फिर तीसरे बार में जीता है। जो भी जनजातीय समूह थे, कबीलाई समूह में उस समय रहते थे, तो वो लोग को भी जो है इसने जीत लिया है, ठीक है। इन राज्यों को अपना सेवक बना दिया। तो आठविक राज्यों को, जो जंगली प्रदेश थे, जो जनजातीय कबीलाई समूह में रहते थे, उनको भी यह तीसरी बार में जीत लिया है। इसने तो समुद्रगुप्त ने, यहाँ तक की दिक्कत नहीं होगा। इसको कहा गया है परिचारिकी कृत सवाटविक राजस्व। उसमें जो लिखा गया संस्कृत में सब वही चीज यहाँ पे लिखी, तो यहाँ पे परिचारिकी कृत सवाटविक राजस्व, ठीक है। फिर है चौथी बार में उसने जो भी उसके सीमावर्ती क्षेत्र थे, यानी उसके राज्य के जो भी सीमा में लगते थे जो भी क्षेत्र, तो उस पे भी यह जो है इतना कह सकते हैं कि आप समुद्रगुप्त का अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका तक इसके प्रभाव दिखाई देते हैं, ठीक है। श्रीलंका तक में जो है वहां के शासक के साथ इसका जो है संबंध था और वहां तक प्रभाव इसका दिखाई देता है। दक्षिण पूर्वी राज्यों में भी दिखाई देता है और दक्षिण पूर्वी जो एशियाई देश है वहां तक इसके समुद्रगुप्त के प्रभाव को देखा जा सकता है। और उसके बाद जो है गुप्त काल के समय में जो है व्यापारिक संबंध भी हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ हो चुके थे। बहुत ज्यादा व्यापारी आया करते थे और बौद्ध धर्म का भी जो है प्रचार प्रसार हो रहा था और अन्य धर्मों का भी। तो आज भी आप देखिएगा कि कंबोडिया है या जो भी है, उधर आपके बहुत सारे हिंदू मंदिर भी हैं वहाँ पे, अंकोर वाट मंदिर वगैरह जो भारत के बाहर है, तो वो सब इसी काल में अब जो है निर्माण वहाँ पे भी, अभी भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारा मंदिर मिलेगा। रामायण की जो है वहाँ पे, रामायण को बहुत प्रसिद्ध रहता है, उस पे कला संस्कृति से जुड़ा हुआ वहाँ के क्षेत्र में अभी आज भी रामायण है, रावण है, राम है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी देशों में भी जो है गुप्त काल के समय में प्रभाव रहता है। प्रयाग प्रशस्ति की 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है। इनके विषय में कहा गया है कि वे समुद्रगुप्त के सभी प्रकार के करों को देते थे। जो भी सीमावर्ती राज्य थे वो इनको टैक्स देते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, और जो समुद्रगुप्त जो कहते थे उसकी आज्ञा का पालन करते थे और उसे प्रणाम करने के लिए राजधानी में उपस्थित होते थे, ठीक है। जब भी राजा बुलाता था तो उनको प्रणाम करने के लिए, उनको आदर देने के लिए जो आसपास के समीपवर्ती जो शासक थे वो आते थे। इसको कहा गया है सर्व कर दानाज्ञा कर प्रणामागमन, ठीक है। ये संस्कृत में शब्द है जो कि प्रयाग प्रशस्ति का है, तो उसी का अर्थ ऊपर में लिखा हुआ है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र के राजा थे वो सभी प्रकार के कर भी देते थे और जब राजा बुलाता था तो उनको प्रणाम करने के लिए बीच बीच में उपस्थित भी होते थे राजधानी में, ठीक है। अब है उत्तरी एवं पूर्वी सीमा पर स्थित इन राज्यों की संख्या 5 थी, जो कि उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग में जो स्थित जो राज्य थे सीमावर्ती, वो कौन कौन से हैं वो आप सुन लीजिए। समतट, समतट में आपका पूर्वी बंगाल अथवा अभी का जो बांग्लादेश है वो था, तो यहाँ के भी जो भी राजा थे वो यहाँ आकर के प्रणाम करते थे। उसके बाद है डोआक। डोआक की पहचान जो है असम का एक नवगांव जिला में स्थित डोक से की जाती है, तो वहां का भी राजा इसके पास आता था। असम में एक जगह है नवगांव, अभी वर्तमान में उसको डोक उस समय कहा जाता था, तो उससे यहाँ पहचान की गई है। तीसरा कामरूप, कामरूप कामाख्या आप सुने होंगे, असम में है, तो वर्तमान असम में है, तो वहां के भी राजा आते थे। चौथा है करतपुर, जिसको कि अभी आप करतारपुर के नाम से जान सकते हैं, जो कि जालंधर में है, ठीक है। जालंधर में करतारपुर साहिब है, गुरुद्वारा भी है, तो करतारपुर के भी शासक जो थे, राजा थे, वो भी इसके दरबार में आते थे। पांचवा नेपाल, नेपाल के भी शासकों पर इसका प्रभाव पूरा अच्छा था, ठीक है। तो वहां के भी शासक इसको प्रणाम करने या जो भी हो, ये अपने प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा वर्चस्व पूरे क्षेत्र में था, चारों दिशाओं में इसका जो है बोलबाला समुद्रगुप्त का हो गया था, ठीक है। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, सबसे बड़ी बात है कि कभी वो हारा नहीं। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जो है, कई बार ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी है, तो याद रखना है आपको, विंसेंट स्मिथ ने दिया। तो ये लाइन जरूर लिखिएगा कि विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिया है। किस कारण से? इन्हीं विजयों के कारण से और इन्हीं प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण से। अब देखिए कुछ यज्ञ भी करवाए थे
जो भी उस समय जो भी प्रतापी शासक होते थे, अपनी प्रतिष्ठा मान मर्यादा के लिए, अपने नाम के लिए यज्ञ करवाते रहते थे। और अश्वमेध यज्ञ खास करके राजा अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या करता था। जैसे आप देखते होंगे कि रामायण में भी जो है भगवान श्री राम जो है वो घोड़ा छोड़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, तो आगे जाकर के लव कुश उसके घोड़ा को रोक देता है। नहीं, तो उस समय भी होता था। और ये जो है साम्राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ खास करके करवाया जाता था। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो उसके अश्वमेध प्रकार के सिक्कों से स्पष्ट है। तो बहुत तरह का सिक्का जो है जारी करता था, उससे ये सब जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का चिन्ह एवं पिछले वाले भाग में राजमहिषी दत्त देवी की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रम अंकित है। ठीक है, अश्वमेध पराक्रम, इससे पता चलता है कि उसने जो है अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। अब देखिए, यह एक अच्छा संगीतज्ञ भी था समुद्रगुप्त। बहुत बड़ी बात है, एक शासक प्रतापी रहते हुए एक संगीतज्ञ होना। वह बीना प्रेमी था, इसीलिए उसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे और बीना बजाते हुए भी इनको सिक्के पे दर्शाया गया। इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किसको बिना बजाते हुए सिक्के पे दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त। देखिए, तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड इतना ही टॉपिक है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि प्री में आपसे पूछा जा सकता है या जनरल कंपटीशन में। ठीक है, अब देखिए मेंस राइटिंग कैसे होगा उसके बारे में आप देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है और आपको लिखना कैसे है वो देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है ना किन्हीं को? सबको आवाज अच्छे से जा रही है ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ तक समझ गए समुद्रगुप्त के बारे में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्यों भारत नो का सर। नेपोलियन कहा जाता है, किसने कहा था, ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, किस प्रशस्ति अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, बिना बजाते हुए किसे दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन शासक बना? तो समुद्रगुप्त बना। ठीक है, तो यहाँ से यही प्री का है। अब देखिए मेंस का जो बीपीएससी होता है एग्जाम, तो उसमें मेंस में किस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे लिखना है। समुद्रगुप्त ने किस प्रकार एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। और इसको देखिए यहाँ पे जो मॉडल आंसर राइटिंग है वो क्या लिखा है। हमने आपको वो जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया वो थ्योरी बताया। अब यहाँ से आपको जो आंसर राइटिंग किस प्रकार से करना वो है। समुद्रगुप्त 330 से 380 ईस्वी को प्राचीन भारत का सबसे महान विजेता माना जाता है। तो इसका जो शासन काल है वो 330 से 380 है, यानी 50 वर्ष ये शासन किया। और ये पॉजिटिव में, इसलिए ईस्वी सन है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, समुद्रगुप्त 330 ईस्वी को प्राचीन भारत का सबसे महान विजेता माना जाता है। उसने संपूर्ण भारत में एक विस्तृत एवं व्यापक विजय अभियान कर छोटे से गुप्त राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। यही कारण है कि जहां एरन अभिलेख में उसे पृथ्वी के सभी राजाओं को हराने वाला कहा गया है, वहीं विंसेंट स्मिथ ने उसे प्राचीन भारत का नेपोलियन कहकर उसकी वीरता का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का विस्तृत विवरण हमें हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है? तो इलाहाबाद मिला था। ठीक है, और यहाँ पे जो है हरिसेन द्वारा रचित है। यद्यपि इस प्रशस्ति में तिथि क्रम का कोई आभास नहीं मिलता, परंतु यह तर्क संगत लगता है कि पहले उसने अपने राज्य के निकटवर्ती प्रदेशों को विजिट किया होगा, जो उसके आसपास का क्षेत्र होगा उसको विजिट किया होगा। तत्पश्चात जो है उसने दूरस्थ शक्तियों को, उसके बाद जो है जो भी दूर के शासक होंगे उस समय राजा होंगे उसको हराया होगा। समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के क्रम में अलग अलग क्षेत्रों के प्रति अलग अलग नीतियों का अनुसरण किया। यानी जो भी अलग अलग क्षेत्र है तो उसके लिए एक नीति सबके लिए लागू नहीं किया। ठीक है,
कई राज्य थे जिसको जीत करके भी वहां के शासक के लिए छोड़ देता था और उसको जो है बीच बीच में बुलाते रहता था और उसके बात को वो लोग मानते थे, जिसे निम्न 5 वर्गों में रखा जा सकता है जो कि हरिसेन के अनुसार। अब देखिए समुद्रगुप्त ने अपना विजय अभियान आर्यावर्त या उत्तरी भारत में से प्रारंभ किया और इस क्षेत्र के 9 प्रभावशाली राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। इन राज्य के प्रति उसने असुर विजय की नीति अपनाई। इस नीति के तहत समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को बलपूर्वक पराजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये राजा थे रुद्रदेव, मौतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति, नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमने बताया था प्रथम बार जब युद्ध हुआ था तो उसने 3 जो है राजाओं को हराया था, फिर 9 को। तो यहाँ पर जो लिखा गया है आर्यावर्त, क्योंकि यह देखिए अलग नोट्स का है, तो इसने लिखा है कि 9 और 9 का नाम यहाँ पे गिनाया। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम जो आपको पहले थ्योरी में बताए वो गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंस में क्या होता है उसको शॉर्ट में लिखना रहता है, इसलिए ये डायरेक्ट जो है उसके सेकंड पोर्शन पे आया और 9 राज्यों को के बारे में लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है आर्यावर्त के विजय पश्चात 8वीं जंगली राज्यों को भी पराजित किया है। ठीक है, वही 8वीं राज्य है जो उसमें हमने आपको बताया था कि चौथा कर्म, पहले आर्यावर्त फिर दक्षिणावर्त। ठीक है, उसके बाद जो है आपका तीसरे बार में वो जो 8वीं राज्य को जीतता है। तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देना है क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं रहता है कि उतना लिखिए। ठीक है, आर्यावर्त के विजय के पश्चात वो क्या करता है, जंगली राज्य जो है 8वीं राज्य को भी पराजित किया और उसकी संख्या उस समय 18 थी। तो ये छोटे छोटे हुआ करते थे कबीलाई समूह में। कबीला सब जो रहता है जंगलों में, आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, नहीं तो जनजातीय लोग सब। तो समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय के पूर्व मार्ग में पड़ने वाले इन राज्यों पर अधिकार करना आवश्यक था, क्योंकि दक्षिण भारत जाने के लिए जो भी इस बीच में जो ये सब 8वीं के राज थे उसको जितना जरूरी था, इसलिए उसने उन्हें पराजित कर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। ऐसा करने से दक्षिण विजय का मार्ग क्या हो गया, इसका सुगम हो गया। क्योंकि रास्ते में ये जो मध्य भारत का पार्ट है, जैसे अगर ये बिहार से यूपी गए होंगे, यूपी से फिर जो है मध्य प्रदेश से होते हुए दक्षिण भारत गए होंगे, तो बीच में जितने भी जंगल थे, मध्य प्रदेश में आपको पता हुआ जंगल बहुत है। ठीक है, तो बीच में जो है जितने भी जंगल के राजा हुआ करते होंगे 8वीं के राज्य, तो उसको ये जीत लेता है, तो जिससे कि इसको दक्षिण भारत पे आक्रमण करना या जाना आसान होता है। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के प्रति जो नीति अपनाई उसके तहत इन्हें परिचायक या सेवक बना लिया गया। अब इसको क्या किए थे, ये सेवक बना लिए, यानी जब बुलाएंगे मतलब राजा के बातों को मानेंगे, लेकिन राज उनको करने के लिए छोड़ दिया गया। अपने विजय अभियान के क्रम में समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राज्यों को भी पराजित किया, जिनके राजाओं के नाम प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं। राजा का नाम नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। आर्यावर्त व 8वीं राज्यों के विपरीत दक्षिण के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त ने परिस्थिति बस 3 नीतियां अपनाई। पहला क्या था, ग्रहण करके फिर जो है शत्रु पर अधिकार करने की नीति। ठीक है, ग्रहण करना अर्थात शत्रु पे अधिकार करने की नीति। मोक्ष, शत्रु को मुक्त करने की नीति। पहले अधिकार करता था फिर उसको क्या करता था, मुक्त कर देता था। अनुग्रह अर्थात राज लौटाकर उन पद या दया की नीति रखता था, यानी उसको जीत करके मुक्त करके फिर उसको राज लौटा देता था और उसके प्रति दया की भावना रखता था। लेकिन उसके विपरीत जो है वहां के शासक को जो है राजा के प्रति वफादार रहना पड़ता था। इस पर उपरोक्त नीतियों के तहत दक्षिण के राज्यों ने समुद्रगुप्त की सार्वभौमिकता स्वीकार कर ली और अपने स्थान पर पूर्ववत शासन करते रहे। ठीक है, बस अब इसको जो है संपूर्ण राजा के रूप में, जैसे अभी का जिसे देखते हैं, जैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री, लेकिन वो किसके अधीन है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री देश के केंद्र के अधीन है। उसी प्रकार से मान के चले इस समय अब केंद्र में समुद्रगुप्त है और अनेक राज्यों में अपना अलग अलग राजा को जो है दक्षिण के राजा को इसने मुक्त कर दिया, लेकिन समय समय पे जो है इनको जो है आदर करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, समुद्रगुप्त के उपयुक्त विजय अभियानों का उत्तर पूर्व भारत व हिमालय के समीपवर्ती राज्य व 9 गणराज्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। प्रयाग प्रशस्ति में 5 राज्यों व 9 गणतंत्रों का उल्लेख है। इनमें से अनेक ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। इन राज्यों व गणराज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई उसके तहत वे निम्न कर्तव्यों को पूरा करते थे। हर प्रकार का कर अदा करते थे, जो कि हम बताए थे सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हर प्रकार के कर अदा करते थे, सम्राट का आदेश मानते थे, सम्राट को प्रणाम करने आते थे। ठीक है,
समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से भयभीत होकर विदेशी शासकों, जिनमें अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देवपुत्र शाही, शाही नुशाही, शक मुरंड, सिंहल द्वीप व अन्य द्वीपों के, यानी श्रीलंका, सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहा जाता था, ठीक है, के राजा सम्मिलित थे। तो ये सब भी राजा जो है इसके आक्रांत से भयभीत थे, इनको भी डर था कहीं हमारे क्षेत्र को ना जीत ले। चलिए अब नीचे आते हैं। सिंहल द्वीप व अन्य द्वीपों के सम्मिलित थे। वो राजा ने उनसे मैत्री की याचना की, यानी मित्रता की याचना की, ऐसा प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। हो सकता है कि कुछ ज्यादा भी जो है बड़ाई कर दिया गया हो प्रयाग प्रशस्ति में, क्योंकि श्रीलंका भी जो है अब यहाँ पे जो है, लेकिन हम जो लिखा हुआ उसी को मानते हैं, ठीक है। उससे मैत्री की याचना की, फलतः समुद्रगुप्त ने इन्हें अपना मित्र बना लिया और ये विदेशी शासक निम्न कर्तव्यों को पूरा करते थे, ठीक है। तो इनके अनुसार कहा जाता है जो प्रयाग प्रशस्ति है, तो ये सब जो लोग थे, ये नेपाल के शासक हों, देवपुत्र शाही हों, चाहे आपके श्रीलंका के शासक हों, चाहे अभी असम कामरूप के हों, तो वो लोग जो है इनसे मित्रता का निवेदन किए और फिर कहा गया कि ये जो है इन सबको मित्र स्वीकार कर लिया, ठीक है। आत्म निवेदन अर्थात स्वयं को उपस्थित कर गुप्त सम्राट को प्रसन्न करते थे, यानी खुद आकर के गुप्त सम्राट को प्रसन्न करते थे। कुछ जो है गिफ्ट लेकर के आएंगे तो प्रसन्न तो हो ही जाएंगे। कन्योपदान अर्थात भेंट स्वरूप राजकुमारियों को ला करके देते थे, राजकुमारी को ला करके यहाँ पर देते थे, ठीक है, समुद्रगुप्त को। अपना राज सुख बनाए रखने के लिए गरुड़ के राज चिन्ह वाले आदेश लागू करते थे, और जो भी अपने राज्य में आदेश लागू करते थे उस पर गरुड़ का चिन्ह देते थे, और गरुड़ का चिन्ह जो है गुप्त का ही जो है चिन्ह है, ठीक है, गुप्त का ही चिन्ह जो है गरुड़ ध्वज उसमें रहता है, तो गरुड़ का जो चिन्ह का प्रयोग करते थे, यानी इसको अपने मतलब समुद्रगुप्त के अपने को अधीन मानते थे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त एक महान योद्धा, कुशल सेना नायक था, साथ ही वह एक महान कूटनीतिज्ञ भी था, और अपने पराक्रम से क्या है, और इस क्रम में परिस्थितिवश उसने विभिन्न राज्यों के प्रति भिन्न भिन्न नीतियां अपनाई। उसने न केवल भारत को एक राजनीतिक सूत्र में, ठीक है, राजनीतिक सूत्र में बांधा, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को कायम कर पूरे साम्राज्य में सुख एवं शांति की राज स्थापित किया, ठीक है। समुद्रगुप्त के साथ साथ शास्त्र का भी धनी था, यानी समुद्रगुप्त जो है शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी धनी था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है आक्रामक ही था, बल्कि उसको शास्त्र का भी ज्ञान था, शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान था। और उसके व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा करते हुए हरिसेन, बहुत प्रशंसा किया, हरिसेन ने उसे कविराज, संगीत का प्रेमी, कुबेर, वरुण और इंद्र के समान, ठीक है, बताया है। तो उस समय के लेखक जो हुआ करते थे तो राजा के यहाँ रहते थे, और राजा ही उसको जो है देख रेख या जो भी है सम्मान देता था, तो वो राजा का ही बड़ाई खूब किया करते थे, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जितना बड़ाई उसने किया वो बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर 80% भी सही होगा तो बहुत बड़ी बात है। अतः उसकी राजनीतिक उपलब्धियां जितनी शानदार थी, ठीक है, उससे कम उसके व्यक्तिगत गुण नहीं थे, यानी जितना बड़ा वो साम्राज्य का मालिक था उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर जो है व्यक्तिगत गुण भी थे, यानी जो भी आप कह सकते हैं संगीत में निपुण था, लोगों को रिस्पेक्ट करता था या जो भी हो, तभी तो उसने राज्य को जीत करके भी उसको स्वतंत्र छोड़ दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर राइटिंग यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में कर देंगे तो मेंस का एक क्वेश्चन आपका जो है अच्छे से डील हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि गुप्त काल के बारे में इस बार पूछा जा सकता है 66 में, गुप्त 2-3 साल से नहीं पूछा है उस ढंग से क्वेश्चन, तो समुद्रगुप्त यहाँ पे गुप्त में इंपॉर्टेंट है। और गुप्त में एक और क्वेश्चन जो हमने बताया था, गुप्त काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है गुप्त काल में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो व्यापार था गुप्त समय में, गुप्तकालीन समय में, वो किस प्रकार का था और क्या क्या व्यापार करते थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आए, तो वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम डील करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। सर समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 380 है।
कोई दिक्कत नहीं है, 330 यहाँ लिख दिया गया है, तो इसमें जो है घबराने की बात नहीं है, ठीक है। और इतिहास में जो है ना वो आपको ईस्वी सन में थोड़ा बहुत जो है डिफर मिलेगा, अलग अलग इतिहासकार, चूंकि अभी भी आपको जो है जो प्रयाग प्रशस्ति है वो कब लिखा गया वही नहीं पता चला है, ठीक है। और उसमें कहीं भी डेट का उल्लेख नहीं है, तो सब इतिहासकार इसका सिक्के के आधार पे या जो भी है कार्बन डेटिंग से निकालते हैं, तो 5-6 साल 10 साल आगे पीछे यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो ये सब मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप वहां पे ये भी लिख सकते हैं ना कि चौथी शताब्दी या चौथी शताब्दी से लेकर के 5वीं शताब्दी के बीच में, या चौथी शताब्दी में लिख सकते हैं, ठीक है। चौथी शताब्दी यानी 300 से 400 का पीरियड। अगर वहां पे आपको कंफ्यूजन है तो सीधे एक लाइन में लिख दिए चौथी शताब्दी, ठीक है। 330 है 335 है तो कोई मायने नहीं रखता है, वो सब प्री थोड़ा ही है, प्री में ये सब मायने रखता है अगर पूछ दिया तो। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो हम जिस किताब से ये तो इसका है मॉडल सेट का है, तो हो सकता है इसमें मिस्टेक होगा। 335 अगर 335 कर लीजिए, कोई बात नहीं है, 335 कर ले, लेकिन अगर मेंस में लिखा भी गया 330 तो कोई दिक्कत नहीं होता है, वो सब उतना डरने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि 230 नहीं लिखाना चाहिए, अगर 330 है 340 भी लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसके आसपास का हो गया, क्योंकि वहां पे जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट खोजता है, फैक्चुअल उतना जो है वो भी समझ रहा है, मेंस राइटिंग में उतना नहीं हो पाता है, समझे, थोड़ा बहुत 5-10 साल का आगे पीछे भी हो गया। हाँ, 335 है तो आपको जानकारी है, 335 ही लिखिएगा। देखिए, जो प्राचीन इतिहास है ना, तो सबसे, चूंकि हमको जब भी पेपर मिलता है तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास ही लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन वही रहता है, 3-4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, तो प्राचीन इतिहास कम से कम अच्छे से पढ़ के जाइए, जो आपका मनोबल ऊंचा कर दे। ये नहीं कि अब आए पढ़े पहले क्वेश्चन में लिख नहीं पा रहे हैं तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास को बड़ी अच्छे से, ज्यादा कुछ है भी नहीं तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जब आपका 2 क्वेश्चन जब लिख लीजिएगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद मुगल काल का ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, आगे आप बढ़ते चले जाइएगा। जब जहां 2 क्वेश्चन लिखाया तो बचेगा 4 क्वेश्चन ही ना, फिर लिख ही लीजिएगा। जहां शुरू में गड़बड़ा गए तब फिर आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है लो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि प्राचीन इतिहास का जो भी क्वेश्चन है उसको छोड़ना नहीं है, उसको एकदम अच्छे से सब डील करके जाइए, और 2 क्वेश्चन तो लिखना है, ये है यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेगा आपको प्राचीन और जो है मध्यकालीन से, तो 1 क्वेश्चन ही लिखना है मध्यकालीन से, 2 क्वेश्चन प्राचीन से कोशिश कीजिएगा लिखने का। बाकी समुद्रगुप्त का यही है, और ज्यादा इससे ज्यादा कोई लिख भी नहीं सकता है वहाँ, क्योंकि टाइम लिमिटेशन रहता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में अगर पूछ दिया तो इससे ज्यादा आप क्या लिखिएगा, बहुत है सफिशियंट। कल जो है एक क्वेश्चन जो है, चूंकि हमारे समय में 64th में गुप्त काल का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी पूछा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हम कर देंगे, चूंकि फिर जो है 1 साल के बाद 1 साल जो है क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो है 1 साल पहले वाला क्वेश्चन ज्यादा देखते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुप्त काल के समय में जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध हुआ है, ठीक है, ये मगध साम्राज्य का या जो भी गुप्त वंशकालीन राजाओं का, क्योंकि आज भी आप देखिएगा कि कंबोडिया वगैरह में भारतीय संस्कृति बहुत ज्यादा है उधर, तो क्यों हुआ, क्या रीजन था, और व्यापारिक संबंध किस प्रकार से बना है, तो वो सब चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो आपका गुप्त भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हर्षवर्धन, तो एक क्लास में हर्षवर्धन कंप्लीट हो जाएगा, तो प्राचीन आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेंगे आराम से। तो इसको जो है ना, जो हमने आपको दिया, या तो आप प्रिंट कर लीजिए, या तो आप घर पे बैठ करके फुर्सत में है तो इसको लिख लीजिए। तो लिखे, चूंकि ये सब जो हमने जो लिखा है ना वो अच्छे स्रोत से लिखा है, तो किताब अच्छे किताबों से हमने उसके मेन पॉइंट्स को लिख दिया है, और बाकी जो है आपको मॉडल आंसर भी आपको करवा दिया है, जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो कि कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस तरीका से, ठीक है। तो ये 2, कोई भी क्वेश्चन आप भी पढ़िए तो 2 तरीका से पढ़िए, पहले किताब पढ़ लीजिए और फिर जो है उसका मॉडल आंसर राइटिंग देख लीजिए, तो बस आपका कॉन्सेप्ट इतिहास में क्लियर हो जाएगा। 2 ही काम कीजिएगा, और ये नहीं कि सिर्फ मॉडल आंसर राइटिंग भी रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कहानी क्या है। जब तक आप अच्छे किताब को फॉलो नहीं कीजिएगा, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे भारतीय भवन हो, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद उसी टॉपिक का जो है मॉडल आंसर राइटिंग देख लीजिए, जिस प्रकार से आप मैट्रिक इंटर में करते हैं, ठीक है।
ग्रेजुएशन में करते हैं, वही सेम पैटर्न ग्रेजुएशन का है आपका बीपीएससी में। तो इसलिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस जिस तरीका से, बस वहाँ क्या होता है कि ग्रेजुएशन में बिहार वगैरह में क्या होता है कि आराम से लोग छपैया कार्यक्रम करते हैं, नहीं छपाई हो जाती है, बस वहां पे छपाई नहीं होता है, बस अंतर यही रहता है। बाकी वही तरीका से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको लिखना भी वैसे ही पड़ता है, 4 पन्ना 5 पन्ना जितना लिख दीजिए। अमित शाह कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? नो सर। हैंड रेज का है करते हैं। चलिए क्लास को अब एंड करते हैं, आज का इतना ही। थोड़ा थोड़ा भी अभी जैसे ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे, तो आपका जो है क्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस अभी बैठारी में, ठीक है। फिर हमको भी उतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाएं। तो अभी जिसको बोल रहे हैं जुड़ने के लिए जुड़ जाता है, तो उसके लिए तो फायदा है ही। तो सभी लोग को जो है इसके महत्व को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो लोग इसमें जुड़े हैं, जिनको कुछ करना है, वही जो है पढ़ाई के महत्व को देंगे। हम तो भेजते हैं बहुतों लोग को, लेकिन 4-5 लोग जुटते हैं। हम लगभग हजारों लोग को यह लिंक शेयर करते हैं, लेकिन 4-5 लोग जुटते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो इस पढ़ाई के महत्व को समझेगा उसी के लिए जरूरी है, और वही कुछ कर सकता है। बाकी लोग जो है आराम से, छुट्टी है ही, घर में बैठे रहिए, आराम से खाइए पीजिए मौज कीजिए। फिर एग्जाम होगा तो फिर उस समय छटपटाइए। आज इतना ही रहने देते, ठीक। फिर कल आते हैं। कल फिर आपका जो है कल कोशिश करते हैं, या तो डायरेक्ट लगातार जो है हिस्ट्री भी हो जाएगा तो दिक्कत होता है, मजा नहीं आता है। कल जो है हम लोग करेंट का फिर टॉपिक एक रखते हैं। कल जो है हम नई शिक्षा नीति पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी का जो समय है और लॉकडाउन स्थिति में जो है किस प्रकार से डिजिटल शिक्षा जो है और नई शिक्षा नीति, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डिजिटल शिक्षा और जो है आपका जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ठीक है, उसके बारे में। तो इसको अच्छे से, करेंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसको कल हम कवर करेंगे। तो कल आप लोग अपना टाइम से आ जाइएगा, जिनको लगे कि पढ़ना है, बाकी लोग आराम से मौज कीजिए। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं।